हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राकेश मुंद्रा और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम सॉल्व कर रहे हैं मेरी बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश की एक्सरसाइजेज। और एट प्रेजेंट चल रहा है सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अपन 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं 51 से। तो आइए देखते हैं 51, जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 में अपन देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स मैंने आपको एक बताया था, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, एथिक्स हो, तो ये जो चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स हो, ये जो चीज़ें हैं ये स्वतंत्र होती है, यानी किसी के प्रभाव में नहीं होती है, स्वतंत्र होती है तो सिंगुलर होती है। और ये किसी के प्रभाव में होती है, यानी किसी व्यक्ति की मैथमेटिक्स की अपन बात करें, पर्टिकुलर व्यक्ति की मैथमेटिक्स की अपन बात करें तो उसको प्लूरल काउंट किया जाएगा। तो यहां पर ये स्वतंत्र है। मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। इज यहां पर ना आर आएगा, ना वर आएगा, ना कैन आएगा। कैन तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा इस, क्योंकि मैथमेटिक्स यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, एथिक्स हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये चीज कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करवाई हुई है कि ये जो चीजें हैं किसी के प्रभाव में होगी, जैसे हिज मैथमेटिक्स हो जाए, राम्स मैथमेटिक्स हो जाए, वो एक अलग चीज होगी। यदि किसी के प्रभाव में चली जाती है देन ये प्लूरल काउंट की जाएगी, लेकिन यदि ये स्वतंत्र होती है देन ये सिंगुलर ही काउंट की जाएगी और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन आता था 52, ग्रेट पेन्स। ग्रेट पेन्स का मीनिंग अलग रहेगा। ग्रेट पेन्स का इससे जस्ट अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ मच पेन्स। तो ग्रेट पेन्स का मतलब है बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारा कष्ट उठाया गया, कोई काम करने के लिए बहुत सारी मेहनत की गई, इसको हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ में क्रिया आ जाएगी हैव बीन, राइट। लेकिन मच लग जाना ये चीज इंडिकेट करता है कि वो चीज सिंगुलर है, क्योंकि मच का प्रयोग, मच एक ऐसा मॉडिफायर है जो ऐसी संज्ञाओं के पहले लगता है जो अनकाउंटेबल है। और याद रखिए स्टूडेंट्स, मेरी कही हुई बात, हमेशा जो चीज अनकाउंटेबल है वो हमेशा सिंगुलर है, वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल है वो 100% सिंगुलर होगी। मच मॉडिफायर का आ जाना इस चीज को क्लैरिफाई कर देता है कि जो संज्ञा दी गई वो 100% अनकाउंटेबल है, और चूंकि वो अनकाउंटेबल है वो 100% सिंगुलर होगी और हम सिंगुलर क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए मच पेन्स, वाज टेकन, हैव बीन टेकन, हैज टेकन, काफी कुछ दिया गया हमें भाई। हैव बीन भी दिया गया लेकिन हैव बीन तो नहीं होगा, और जब तक इसमें पास्ट की कोई निशानी नहीं आ जाती अपन वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मच पेन्स इज टेकन, ये बात सही हो सकती है, लेकिन हैज बीन टेकन भी दिया हुआ है, यहां पर इज को प्रयोग करने से अर्थ थोड़ा अलग निकलेगा। मतलब निकलेगा मच पेन्स इज टेकन, बहुत सारा कष्ट उठाया जाता है, बहुत सारी पीड़ाएं उठाई जाती है, ये ना होकर के कोई काम के संदर्भ में बताया गया कि बहुत सारी पीड़ाएं उठाई गई है, काफी मेहनत की गई है, काफी मेहनत की गई है, तो उस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग कर देंगे, हैज बीन का। ऑल पॉसिबल मीन्स, एक बार फिर देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल पॉसिबल मीन्स सभी संभव तरीके, सभी संभव तरीके, तरीके मतलब बहुवचन नहीं है ना। ऑल पॉसिबल मीन्स सभी संभव, जब मीन्स का मतलब तरीका होता है तो तरीके होते हैं तो 100% प्लूरल होता है। तो यहां पर हैज बीन सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैव बीन। और द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, तरीका जो तुम्हारे द्वारा लागू किया गया। ऑल पॉसिबल मीन्स, क्योंकि मीन्स है वो तरीका काउंटेबल है, राइट। तो नाम इसका प्लूरल है, मतलब ये दिखता प्लूरल है मीन्स, लेकिन ये काउंटेबल है। वास्तव में इसका मतलब तरीका होता है, जब ऑल लगा दिया तो इसका मतलब हो गया सभी संभव तरीके। लेकिन द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, तरीका जो तुम्हारे द्वारा लागू किया गया, तरीका, तरीका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर, तो इसका उत्तर चला जाएगा इज। अब आप कहोगे सर हैव बीन तो मान लिया नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, और वो द मीन्स जब तक पास्ट की कोई निशानी नहीं आ जाए अपन वाज का प्रयोग करेंगे नहीं। हैज बीन क्यों नहीं हुआ, तो हैज बीन के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते। यदि द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू हैज बीन के साथ या तो पैसिव में आता है तो अपन लगाएंगे हैज बीन सफिशिएंट, पॉसिबली उत्तर तो अपन मान सकते हैं, लेकिन हैज बीन के साथ या तो एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म आती है, पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म आती है। और यहां यदि सेंस में अपन देखें तो अपन मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा बात को, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, तरीका जो तुम्हारे द्वारा लागू किया गया, इज सफिशिएंट, वो पर्याप्त है। हैज बीन सफिशिएंट हो तो सकता है, लेकिन एक शर्त है, हैज बीन का प्रयोग करने के बाद में अपन को आगे कोई टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हैज बीन और हैव बीन, हैड बीन का जब प्रयोग होता है तो अपन को टाइम फैक्टर दिखाना पड़ता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, ठीक है ना। तो फॉर 2 hours है, सिंस मॉर्निंग है, वो एक टाइम फैक्टर आपको यहां दिखाना पड़ेगा, वो नहीं दिखाया गया है, तो अपन डायरेक्टली हैज बीन का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे, बात सीधी सी है।
अब इस मीन्स का जो मतलब है ना, हिज मीन्स, इस मीन्स का मतलब है कमाई के साधन। क्या मतलब है? कमाई के साधन। और जब कमाई के साधन ये इसका मतलब होता है, कमाई के साधन इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब ये 100% प्लूरल है। मीन्स का मतलब यदि कमाई का साधन है तो इसका मतलब वो क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है मतलब देखो, वर्ग का प्रयोग तो अपन करेंगे नहीं क्योंकि भूतकाल की कोई निशानी नहीं आई है। इसका प्रयोग अपन करेंगे नहीं क्योंकि ये चीज प्लूरल है। हैव बीन का प्रयोग अपन फिर से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यार वही है, टाइम फैक्टर वाला सा मैटर आ जाएगा। हमें सिंपली एक क्रिया चाहिए आर जो प्लूरल है ना। क्योंकि हैव बीन हैज बीन का प्रयोग अपन करते हैं तो बेसिकली अपन को एक टाइम फैक्टर लगाना पड़ता है, और यदि किसी कंडीशन में ना लगाए तो एक गुमनाम टाइम फैक्टर होता है जो मैं तुम्हें जब आगे के क्वेश्चंस आएंगे, कई क्वेश्चंस दूसरे एक्सरसाइज के अंदर जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा कि गुमनाम टाइम फैक्टर है, जो छुपा हुआ टाइम फैक्टर, हिडन टाइम फैक्टर, वो कैसे काम करता है। फिलहाल इसको बताना मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता। आप इतना याद रखिए कि हैव बीन हैज बीन आया तो कम से कम या तो हिडन हो या क्लियर हो, एक टाइम फैक्टर तो आना ही चाहिए, इसलिए हैव बीन का प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए किसका उत्तर आ जाएगा? आर का। माई मीन्स मेरे कमाई के साधन, भाई सीधी सी तो लॉजिक है, मेरे कमाई के साधन प्लूरल है। माई, मेरे कमाई के साधन मच रिड्यूस्ड, कम हो गए, ओविंग टू दैट हैवी लॉस। अब क्या करें? माई मीन्स बहुवचन है, बहुवचन में अपन इज का प्रयोग कर नहीं सकते और वाज का प्रयोग कर नहीं सकते, हेज का प्रयोग कर नहीं सकते, तीनों सिंगुलर है, कट गए, तो उत्तर क्या आ जाएगा? वर माई मीन्स मेरे कमाई के साधन मच रिड्यूस, काफी कम हो गए, ओविंग टू दैट हैवी लॉस, उस बड़े से नुकसान की वजह से। तो स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन, 12 दर्जन है, तो 12 डजन सीधी सी बात है प्लूरल फॉर्मेट। प्लूरल फॉर्मेट के लिए आप प्लूरल क्रिया का प्रयोग करेंगे तो कम से कम कॉस्ट्स का प्रयोग तो नहीं होगा, सीधा सा हो जाएगा भैया, कॉस्ट्स का प्रयोग तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक कसम दी हुई है कि क्रिया की SCIS फॉर्म सिंगुलर होती है और वो सिंगुलर कर्ताओं के साथ में आती है। कॉस्टिंग डायरेक्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। अकेली ING फॉर्म क्या वर्ब है? कोई वर्ब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ING फॉर्म आती है तो इजारम ING या वाजब ING ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं कि कोस्टिंग को डायरेक्ट अपन मेन वर्ब के रूप में अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। कोस्टिंग एक वर्ड तो होता है, कोस्टिंग का मतलब कीमत हो जाता है ना। अकाउंट वगैरह सब्जेक्ट में इसको पढ़ाया भी जाता है। कोस्टिंग एक वर्ड तो होता है, लेकिन मेन वर्ब के तौर पे अपन कोस्टिंग का यूज नहीं करेंगे। प्लूरल क्रिया हमारे पास में पड़ी है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अपन किसका यूज करेंगे? कॉस्ट का। नन, ये एक इंग्लिश में एक बात है जो कही जाती है, एक कहावत है, एक सेइंग है, एक डिक्टम है। आपको इसको याद रखना है कि नन आर सो डीप एज दोज हु विल नॉट हियर। कोई भी उतने बहरे नहीं होते जो जानबूझ करके नहीं सुनते। यानी कि ये कहावत है, इसको सीधा याद रखना है, नन आर सो डीप एज दोज हु विल नॉट हियर, याद रखना है। अगला देखिए, ये भी चीज आपको सीधी याद रखनी है कि नन ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउ करंट, है ना। नन ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउ करंट, इनमें से कोई भी शब्द अब मूल स्थिति में नहीं है, चालू स्थिति में नहीं है, उपयोग में नहीं है। नन ऑफ दीज वर्ड्स के साथ में अपन किसका यूज करेंगे? आर का। अच्छा, अब आ गया नन ऑफ हिज पोइम्स इज वेल नोन, उसकी कोई भी कविता, उसकी कोई भी कविता, उसकी कविताओं में से कोई भी कविता जानी मानी नहीं है, इज वेल नोन, है ना। किसका यूज करेंगे? इसका, क्योंकि नन ऑफ द, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द के साथ जोड़ने वाली संज्ञा तो बहुवचन होगी, लेकिन क्रिया क्या होगी? एक वचन। इसका प्रयोग करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि सर ऊपर तो नहीं हुआ। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है इसमें अपन ग्रामेटिकल रोल नहीं लगाएंगे, ये एक आइडियम, ये कहावत है, तो अपन इसको डायरेक्टली यहीं पर रखेंगे कि नन के साथ वहां यूज किया गया था आर, तो अपन आर का इस्तेमाल करेंगे। और नन ऑफ दीज वर्ड्स, है ना, इनमें से कोई भी शब्द अब चालू स्थिति में नहीं है, तो एक शब्द के लिए काम में नहीं लिया गया है। हालांकि अपन कह तो सकते हैं कि सर नन आया तो सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन फिर दोहराता हूं, इसमें आपको याद रखना है आर का प्रयोग होगा, है ना। क्यों होगा इसका मैं आपको सेंस एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। नन ऑफ दीज वर्ड्स, इनमें से जो कोई भी शब्द है ना वो अब उपयोग में नहीं है, यानी इसको प्लूरल माना गया है। ये सारे के सारे शब्द प्लूरल काम के नहीं है, तो आर का प्रयोग कर दिया गया। नन बट फूल्स, वापस देखिए, नन बट फूल्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, ये है वो तो होगा ही नहीं। नन बट फूल्स, नन बट फूल्स,
नन ऑफ द, नन बट के साथ जुड़ने वाली संज्ञा तो बहुवचन होगी, लेकिन क्रिया क्या होगी? सिंगुलर। नन बट फूल्स इज बिलीव्ड एट, है ना, नन बट फूल्स इज बिलीव्ड एट, यहां बट प्रीपोजिशन का काम करेगा। इसका उत्तर करना आपको करेक्ट करके इज। डिड यू बाई एनी मैंगोज? अब इस सवाल को देखिए, डिड यू बाई एनी मैंगोज, क्या तुमने कोई आम वाम खरीदे? यहां पर चीज देखनी है, ये मैंगोज है ना, तो बहुवचन है, तो आपको आगे लिखना है देयर वर नन। ये वाक्य पास्ट का है। पहले तो ये दिमाग लगाया करें आप कि आखिर सेंटेंस कौन से टेंस का है। ये वाक्य कौन से टेंस का है? पास्ट टेंस का है। ये पास्ट टेंस का है तो भैया इज का आर का तो काम ही तमाम हो गया, इज और आर तो आएगा ही नहीं। अब ये चीज देख लेना, ये प्लूरल है तो यहां पर भी प्लूरल डालना, ये सिंगुलर होता है तो यहां पे सिंगुलर डाल देते। कि डिड यू बाई एनी मैंगोज, क्या तुमने कोई आम वाम खरीदे? नहीं, थे ही नहीं मार्केट में। देयर वर नन इन द मार्केट, मार्केट में थे ही नहीं। हैव यू बोट मी ए लेटर, क्या तुम मेरे लिए एक पत्र लाए? देखिए ये सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर, तो यहां भी सिंगुलर। देयर इज नन फॉर यू, देयर वाज नन फॉर यू, तो यहां पर सिंगुलर क्रिया तो दी नहीं गई है इज प्रेजेंट की, प्लूरल ही प्लूरल दी, तो प्लूरल तो कोई आएगी नहीं, क्या आ जाएगी? सिंगुलर। ये देखिए ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर डाल देंगे। द काउंसिल टुडे इन द टाउन हॉल, काउंसिल एक कलेक्टिव नाउन है। काउंसिल क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, राइट। काउंसिल क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन यदि एक मत हो, एक राय हो, है ना, एक ओपिनियन में हो, तो उसको क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। तो यहां पर मीट्स, उत्तर देख लेते हैं क्या है? स्वीट्स। ये देखिए ये मीट्स क्रिया की ऐसे फॉर्म। यदि ये काउंसिल है, ये कमिटी है ना, ये जो क्या नाम, ज्यूरी है, आर्मी है, ये आगे जाकर के बट जाए या इनके ओपिनियन बटी हुई रहे, इनके विचार में भिन्नता हो विचारों में, तब इसको प्लूरल माना जाता है। देखो ये रहा, ये अगला क्वेश्चन आ गया। द कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मैं नाउन में आपको और बताऊंगा, वैसे मैंने आपको बता रखा है। कलेक्टिव नाउन है कमिटी, तो कमिटी के बाद में डिवाइडेड आ गया, डिवाइडेड वर्ड आ गया या देयर वर्ड आ गया, तो इसका मतलब वो प्लूरल है, वो बटी हुई है। कमिटी बट गई ऑन ए माइनर पॉइंट, ऑन वन माइनर पॉइंट, एक छोटे से बिंदु के पर बट गई, यानी उनके विचार अलग अलग थे, पूरी कमिटी एक मत नहीं थी, एक राय नहीं थी। जब ये डिवाइड वर्ड का प्रयोग हो गया ना, इसका मतलब कमिटी की राय अलग अलग है। और अपन किसका यूज करेंगे? बहुवचन क्रिया का। तो बहुवचन क्रिया हमारे पास में एक ही है, आर। देखो इज सिंगुलर, हेज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, कट जाएगा। द कमिटी इश्यूड इट्स रिपोर्ट। देखो कमिटी फिर कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहां पर किसका प्रयोग हुआ? इट्स। और कोई भी डिवाइड वगैरह वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ, सीधा सा फंडा बता रहा हूं कि कलेक्टिव नाउन आए और आगे देयर वर्ड का प्रयोग हो जाए तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी, और इट्स वर्ड का प्रयोग हो जाए तो वर्ब क्या है? सिंगुलर आएगी। क्योंकि इट का प्रयोग क्या मतलब? वो एक मत है। पूरी की पूरी भाई कमिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, यानी पूरी कमिटी सहमत थी कि भाई ये रिपोर्ट बनेगी और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, तो सिंगुलर माना जाएगा। तो इसमें इज के साथ इज इश्यूड तो आएगा नहीं, क्योंकि इज के साथ थर्ड फॉर्म तो तब आती है जब पैसिव वॉइस हो, तो ये पैसिव तो है नहीं, वर आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, हैज इश्यूड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो कमिटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट, ये हो जाएगा। द अरेबियन नाइट्स, फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा बच्चों कि जो किताब का नाम है या किसी चीज का नाम है, प्रॉपर नाउन 100% सिंगुलर होती है। अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम, स्टिल ए ग्रेट फेवरेट, अभी भी एक बहुत ही पसंदीदा, सबकी पसंदीदा चीज बनी हुई है, पसंदीदा पुस्तक बनी हुई है, पसंदीदा नॉवेल बना हुआ है। तो अरेबियन नाइट्स इज सिंगुलर। जब भी किसी चीज का नाम आता है, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, यदि वो प्रॉपर नाउन है, उसका नाम है, तो प्रॉपर नाउन तो 100% ही सिंगुलर होती है, चाहे वो दिखने में बहुवचन भले ही दिखे, क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैं कहता हूं तंदूरी नाइट्स मेरी फेवरेट होटल है, तो नाम तो मैंने तंदूरी नाइट्स बोला, लेकिन वास्तव में तो होटल का नाम है ना। तो अरेबियन नाइट्स है ना, वो अरेबियन नाइट्स क्या है? किताब का नाम है। किताब का नाम है तो क्या लिख दिया? नोवेल का नाम है तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। जैसे मेरी किताब का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, तो क्या फर्क पड़ता है तो किताब का नाम है तो सिंगुलर ही माना जाएगा। कॉन्सेप्ट्स लिखने से क्या हुआ? तो हालांकि मैंने तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लिखा है, लेकिन फिर भी यहां पर अरेबियन नाइट्स लिखा हुआ तो भी है तो नाम ही ना। अब प्लूटार्क्स लाइव्स, फिर वो किताब का नाम है, कोई पुस्तक का नाम है, कोई लिखी हुई कोई कंपोजिशन का नाम है, प्लूटार्क लाइव्स, है ना, एन इंटरेस्टिंग बुक। देखो आगे दिया भी है, क्या दिया? बुक है, एक बुक है, बुक का नाम प्लूटार्क्स लाइव है, लाइव्स है, तो लाइव्स आने तो क्या फर्क पड़ता है? किताब का नाम है तो क्या है? सिंगुलर है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग आर्मी, बिग नेवी।
यूनाइटेड स्टेट्स देश का नाम है, बहुवचन होने से क्या होता है यार, बहुवचन दिख जाता तो क्या होता है, बहुवचन लिख दिया यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन है तो देश का नाम ही ना, तो नाम आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए तो 100% क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। फिर आगे देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो ये किताब का नाम है। आपने वो कहानी पढ़ी होगी जिसके अंदर वो एक आदमी एक जगह जाता है और वहाँ उसका पाला बोनों से पड़ता है, वहाँ उसको बोने हैं वो बंदी बना लेते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, है ना, और वो बहुत बड़ा होता है ना, तो आदमी जो जाता है वो बहुत बड़ा होता है, फिर वो उसको बंदी बना लेते हैं, छोटे छोटे बोने होते हैं। तो वो उस कहानी इसी किताब से है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो किताब का नाम है, नाम आ गया तो फिर सिंगुलर है, सिंगुलर तो देखो वर कट गया, आर कट गया, और इज रिटर्न तो कर नहीं सकते क्योंकि इज रिटर्न कर दिया तो मतलब हो जाएगा कि बाई स्विफ्ट, स्विफ्ट द्वारा लिखी जाती है, जाती नहीं है, कोई जमाने में लिखी गई थी। कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं कि गुलिवर्स ट्रेवल्स, आर और वर तो आएगा नहीं क्योंकि किताब का नाम है, सिंगुलर होगा, लेकिन आर और वर तो आएगा नहीं, लेकिन इज आ नहीं सकता। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज रिटर्न बाई स्विफ्ट का मतलब तो हो जाएगा स्विफ्ट द्वारा लिखी जाती है, क्यों अभी लिखी नहीं गई क्या, लोगों ने तो पढ़ ली, इसके ऊपर तो फिल्में ही बन गई, तो क्या आएगा, वाज रिटर्न। फिजिक्स, फिर वही बात आ गई, सब्जेक्ट का नाम है लेकिन स्वतंत्र है, किसी के प्रभाव में नहीं है। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग साइंस, सिंगुलर आएगा। अब लोग कहते हैं कि भाई वाज भी, आर तो नहीं आएगा, मान लो वर्ड नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, वाज तो आ ही सकता है, तो वाद नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको अपन डायरेक्ट पास्ट में नहीं रख सकते क्योंकि वाद लगने में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि फिजिक्स वाज एन इंटरेस्टिंग साइंस, फिजिक्स एक रुचिकर विषय था, आजकल नहीं रहा, आजकल बोरिंग हो गया क्या, ये तो रुचिकर था, रुचिकर है, हमेशा ही रुचिकर रहेगा, क्योंकि जो फैक्ट है, जो चीजें है, जो तथ्य है, उनको हम सदैव ही प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, कभी भी पास्ट में नहीं ले जा सकते। 15 मिनट्स, 15 मिनट का टाइम दिया गया। 15 मिनट्स एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन हमेशा ही क्या होती है, सिंगुलर होती है। हाँ, लेकिन हमेशा सिंगुलर नहीं होती है, यदि उसका मेजरमेंट किया जाए तो प्लूरल होती है, यदि मेजरमेंट ना किया जाए तो वो सिंगुलर होती है। तो 15 मिनट्स का मेजरमेंट नहीं किया गया, 15 मिनट्स ही बताया गया, तो उसको ड्यूरेशन माना जाएगा, ड्यूरेशन सिंगुलर होगी, राइट। तो 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। 10 किलोमीटर्स ए लॉन्ग वॉक, फिर भी देखो ये 10 किलोमीटर्स दूरी हो, डिस्टेंस हो, मतलब दूरी हो, अमाउंट हो, तो इसके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा कि ये स्वतंत्र हो तब तो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन इनके खालिस्तान के बाद में कोई मेजरमेंट यूनिट आ जाए या मेजरमेंट वर्ब आ जाए या मेन वर्ब का प्रयोग हो जाए, इनका मेजरमेंट किया जाए, मेन वर्ब आ जाए, तो ये प्लूरल माने जाते हैं। तो देखो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है तो इसको सिंगुलर मानना है, तो उत्तर आ जाएगा इज। 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग वॉक, 10 किलोमीटर से एक लंबी दूरी होती है, पैदल चलने के हिसाब से एक लंबा रास्ता होता है। 50,000 रुपीज, फिर वही देखिए अमाउंट आ गई, लेकिन आगे कोई भी मेन वर्ब नहीं है तो इसको सिंगुलर ही मानना है। 50,000 रुपीज इज ए लार्ज सम, इसमें आगे लिखना है इज लार्ज सम, SUM है ये ना। 50,000 रुपीज इज ए लार्ज सम, 50,000 रुपए एक बड़ी राशि होती है ना। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई। लेकिन मान लो ये मैं कह दूं कि 50,000 रुपीज ब्लैंक डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मेन वर्ब का प्रयोग करते ही ये बहुवचन हो जाएगा। 50,000 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ये करना पड़ेगा। लेकिन आगे जब तक मेन वर्ब नहीं आई अपन इसको सिंगुलर ही मानेंगे, इसलिए इज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। अगले वीडियो में 76 से लेकर 100 तक और टाइम मिलेगा तो 125 तक करवाने की कोशिश करूंगा। जल्दी इस चैप्टर को कवर करेंगे, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।